बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काविश के साथ मैं हूँ आपको इमरान नकवी। और गुज़िश्ता चंद रोज़ पहले था जो कि 100 फुट मकबूजा कश्मीर में हमने 65 साला बुजुर्ग को उतार के और उनके नवासे के सामने ही उन्हें शहीद कर दिया गया। और ये सिलसिला आज से नहीं बल्कि 70 साल से जारी है। ये सोशल मीडिया पे हमने जो है तमाम पिक्चर्स को देख लिया, लेकिन इससे पहले भी आपने देखा कि बहुत सारी पिक्चर्स ऐसी तो शाम से बच्चा आया था और उसके हवाले से आपने वो पिक्चर पूरी दुनिया में फैली। और इसी तरह इस बच्चे की जो कि अपने नाना के सीने पे बैठा हुआ रो रहा है। और ये अफसोसनाक वाकया जो है एक दिन का नहीं बल्कि हमेशा का है। ये हमें इत्तेफाक से तमाम तस्वीर मिल गई, इत्तेफाक से हमें तमाम रिकॉर्डिंग मतलब सोशल मीडिया पे वायरल हो गई तो हम तक पहुंच गई, जबकि इससे ज्यादा कहीं जुल्म जो है वहाँ पे अभी तक जारी है। कल जो है बुरहान वानी साहब जो है उनकी शहादत के हवाले से जो है चीजें तजदीद अहद वफा का दिन भी है 8 जुलाई को। और आज इस वक्त ये प्रोग्राम आपके लाने है कि हम मौजूदा कश्मीर जाते हैं उसके ऊपर आगाही हासिल करें और उसके ऊपर बात करें, क्योंकि वहाँ पे जुल्म बहुत ज्यादा है। एक तो लॉकडाउन के सोबत से एक लंबे अरसे से वहाँ जानी है, दूसरा वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का सामना लोगों को है। सारे इंटरनेट सर्विस नहीं है, बहुत मुश्किल में वहाँ के लोग। इसी हवाले से आज के प्रोग्राम पे हमने तरतीब दिया है ताकि हम जान सकें कि वहाँ क्या हो रहा है और क्या हालात है वहाँ के। और इसके साथ साथ दुनिया में हमने ये पैगाम पहुँचाना है, क्योंकि हमने हमेशा से आवाज़ बुलंद की, हिदायत टीवी की आवाज़ की आवाज़ है कि जो है मजलूम के साथ खड़े होना है हमने और जालिम के खिलाफ खड़े होना है, और जहाँ भी जुल्म हो रहा है उनकी आगाही लोगों तक पहुँचानी है। इसी हवाले से कि मदद में ये जुल्म जारी है, तो इसलिए आज इस प्रोग्राम में हम क्योंकि आपके इल्म है कि बरतानिया की एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ आज प्रोग्राम का हिस्सा है जिन्होंने निहत्ते मासूम कश्मीरियों के लिए आवाज़ हर कौम से बुलंद की, हर जगह, हर दुनिया के हर कोने कोने तक इनकी मजलूमियत, मासूम और निहत्ते मकबूजा कश्मीर के लोगों की मजलूमियत के बारे में आगाही दी। तो हमने देखा कि बरतानिया से जो आवाज़ बुलंद की जाती है उसकी एक अहमियत होती है, और इसमें बड़ा काम अपना जो है मासूम और मजलूम लोगों के लिए किया हुआ है। हमारे साथ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड जनाब लॉर्ड नजीर अहमद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम नकवी साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और यहाँ पे कहना यही चाहूंगा कि हमने जो पिक्चर्स देखी लास्ट गुज़िश्ता दिनों के एक मासूम शख्स को जो है गाड़ी से उतार के इस तरह से गोलियों को निशाना बनाएगा और इस तरह का जुल्म जो है बरगुरेज वहाँ पे कायम है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? ये जो वाकया 65 साला बशीर साहब को जो शहीद किया गया। नकवी साहब, ये बशीर साहब का तो बहुत ही दुख वाला वाकया है, लेकिन इस तरह के वाकयात जो हैं वो डेली बेसिस पे, जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन में कहा, मकबूजा कश्मीर के अंदर होते हैं। ये आदमी जो है ये 65 साल के या 63 साल के, ये अपने नवासे के साथ दूध लेने के लिए बाहर गए और आपने देखा कि उनको गाड़ी से निकाल के, सारी फैमिली भी यही कहती है, उसको निकाल के और गोलियों के साथ भून के उसको वहाँ पे उसकी लाश के पास खड़े, और फिर उन्होंने ये नहीं कि अब अगर कोई एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है कहीं भी दुनिया में तो होती हैं, तो फिर वहाँ पे जो है गवर्नमेंट या कोई हाई अथॉरिटी या वही इंस्टीट्यूशन वो उसको मानती है कि ये गलती हुई है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने पहले तो उसको बिल्कुल डिनाई किया, बच्चे की तस्वीर वो और वीडियो वायरल की कि ये बच्चा जो है ये अपने बाप के साथ या नाना के साथ था, जो खुद मिलिटेंट थे और वो फौज के ऊपर अटैक कर रहे थे जिसकी वजह से उनको मारा गया। तो जब लोगों ने सारी तस्वीरें दिखाई, उनके बैकग्राउंड दिखाया, उनकी फैमिली के बारे में, फैमिली ने खुद आगे कहा कि वो दूध ले, और अगर कोई मिलिटेंट खुदा न खास्ता को मुजाहिदीन था तो वो 3 साल बच्चे को भी साथ ले जाता। तो उस वक़्त फिर जो आईजी पुलिस हैं वो उनके घर गए और उन्होंने कहा जी कि मैं इन्वेस्टिगेशन जो है वो
प्रॉमिस करता हूँ। इन्वेस्टिगेशन उनकी कवर अप ही होती है और क्या होता है, लेकिन ये हर रोज का मामला है। सोपोर में आज जो है वो 2 नौजवानों को शहीद किया गया। तकरीबन हर रोज 350 के लगभग नौजवानों को ये सर्च एंड कोडन के बहाने से जो है वो इस पिछले 2-3 महीनों में शहीद किया गया। सिविलियंस को, बच्चों को वो शहीद किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली ना तो मुस्लिम वर्ल्ड, जिनके ऊपर मैं बाद में अगर आप सवाल करेंगे तो मैं बात करना चाहता हूँ कि मुस्लिम वर्ल्ड जो OIC मुस्लिम वर्ल्ड जिन पे बड़ी उम्मीदें हैं, नकवी साहब रही हैं, लेकिन वो उम्मीदें अब खत्म हो रही हैं। उसकी वजह एक तो जो कुछ फलस्तीन में हुआ, गाजा में हुआ, वेस्ट बैंक में हुआ, जो एनेक्सेशन प्लान वहां पे पैलेस्टीनियन जमीन के हवाले से है या कश्मीर की, इनकी दोनों की पैरेलल्स जो अगर आप देखें तो वो आपको नजर आ जाएगा कि नेतन्याहू और मोदी दोनों राइट विंग, दोनों जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर्स, दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं। मुझे कोई इतराज नहीं है कि वो अगर एग्रीकल्चर में एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सैटेलाइट, टीवी, वटेवर वो जो कर रहे हैं, लेकिन मुझे एतराज इस बात का है कि वो जो इसराइल 70 साल से ज्यादा और अब एनेक्सेशंस, चाहे वो जमीन ग्रैबिंग और सेटलमेंट्स वेस्ट बैंक के अंदर जिस तरीके से कर रहा है, ऐसे ही इन्होंने इंडिया वालों ने भी शुरू किया है। और हमने देखा है कि आज सुबह जो सोशल मीडिया पे तस्वीरें थी, वो गोरखा जो उनकी रेजिमेंट है, ये लोग जो हैं जब वो रिटायरमेंट लेंगे तो उनको वहां पे सेटल करेंगे। RSS के लोग जो हैं वो गोरखा को तो इसलिए क्योंकि वो फौजी ट्रेंड हैं तो उनको वहां पे रखेंगे, लेकिन साथ साथ जो उनके इंडियन हिंदू फौजी हैं उनको भी वहां पे वो सेटलमेंट कर रहे हैं, क्योंकि कल वो डेमोग्राफिक चेंजेस करके जब भी अगर प्लेबसाइट का मसला हुआ, अगर कोई इलेक्शन का मसला हुआ तो उनके लोग वोट दे के वो जो बैलेंस है उसको शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक बड़ा प्लान है जो मसलसल शुरू है। लोगों के घरों को तबाह और बर्बाद करके नकवी साहब उनको बम से उड़ा के उनको जो है वो उनकी फैमिलीज को शहीद करके वहां पे सेटलर्स को लाया जा रहा है। ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का भी जो है इसमें किरदार होना चाहिए। इंटरनेशनल एजेंसीज, यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का भी यहाँ पे रोल होना चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं है। बिल्कुल आपने सही फरमाया। जैसे कि हम हालात देख रहे हैं, जैसे कल जो है तजदीद अहद वफा है बुरहान वानी के साथ और शोहदाए कश्मीर है, मजदूर कश्मीर, उनके साथ, तो आप क्या देख रहे हैं जिस तरह नौजवान इस तहरीक में मजीद जोश व खरोश से शिरकत कर रहे हैं, क्योंकि बुरहान वानी के बाद एक चेंज तो आया है, तो आप किस तरह से देखते हैं इस चेंज को, जिस तरह से नौजवान उसमें शामिल हो रहे हैं इस तहरीक में? देखें जी, बुरहान वानी जो हैं वो एक सिंबल हैं शहादत के हवाले से। जो कंटेम्प्री, जो रीसेंट जो अपराइजिंग है, इसमें जिस तरह भट्ट साहब थे जिस हैं और बाकी के हजारों लाखों लोग जिन्होंने कश्मीर के लिए जाने कुर्बान की हैं, बुरहान वानी की वजह से नौजवान आज PhD का स्टूडेंट हो, इंजीनियर हो, ये दुनिया को भी कोई समझ नहीं आ रही कि वो क्या वजह है कि जिसकी वजह से वो मजबूर हो जाते हैं। वो देखे इतने इतने खूबसूरत नकवी साहब अगर देखें तो कितने खूबसूरत जवान, ठीक है, और वो ट्रेन नहीं है, इसीलिए तो वो शहीद हो जाते हैं, वो जान कुर्बान कर लेते हैं। वो ट्रेंड अगर मिलिट्री के ट्रेंड हो तो वो कोई फाइटिंग हो या उनके पास इक्विपमेंट हो,
क्योंकि 90s की दहाई में आपने देखा हिंदुस्तान जो है वो एक रट्टा लगाया होता था हमेशा। ये कहता था जी कि ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, ये आज़ाद कश्मीर से लोग आ रहे हैं, पाकिस्तानी हैं वो। अब जी, इनको लेबल करने के लिए वो कोशिश करते हैं, कभी हिजबुल जी, मुजाहिदीन, हिजब तहरीर, ताकि वो जो भी डिफरेंट नाम्स जी, दे के उनको जो भी मुसलमानों की तंजीम का नाम उनको आता है वो कहते हैं कि जी उनके कमांडर पकड़े गए। पिछले इसी महीने में जून में वो कह रहे थे कि जो टॉप कमांडर हैं वो सारे मारे गए, शहीद किए गए। ये टोटल बकवास है। वो नौजवान जो वहाँ के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो देखते हैं कि ये जो हिंदुस्तान की 8 लाख फौज वहाँ पे मौजूद है, जिस तरीके से वो जुल्म कर रही है, जिस तरीके से हिंदुस्तान जो है वो कश्मीरियों के साथ सलूक कर रहा है। आज भी इंटरनेट वहां पे 3G 4G वो बहाल नहीं हुआ, 2G है, वो वहाँ के लोकल कम्युनिकेशन के लिए भी सही नहीं है, और वो भी बड़े मुश्किल से। और फिर ये जो स्टॉप एंड सर्च और जो घरों के अंदर घुस के वो जाके सर्च करना, हमारी बहन बेटियों की बेइज्जती करना, ये रेगुलर मामूल की बात है वहाँ जो हिंदुस्तान की फौज करती है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस होता है। मुझे याद है कि अफगानिस्तान के वक्त जब अमेरिकन और यूरोपियन नेटो की फौजें वहाँ पे मौजूद थी, तो मुझे किसी ने पूछा, बल्कि शायद किसी तकरीर में मैंने कहा था, उन्होंने कहा जी क्या वजह है कि ये अफगानी इतने लोग जो हैं वो मुजाहिदीन बन रहे हैं और वो तालिबान के साथ रेजिस्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा देखें, मैं कोई मेरा कोई इस तरीके से वो रुझान नहीं है, लेकिन जब अगर कोई फॉरेन फोर्स, कोई फौजी मेरे घर में घुस आए और वो जी, मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरी बीवी को उनका पर्दा जो है उठा के उनको मैन हैंडल करें, तो फिर मेरे जैसा बुढ़ा भी जो है वो मजबूर हो जाएगा कि मैं रेजिस्ट करूं। तो ये तो नौजवान जी, है, जाहिर है इनको पता है कि इनकी फैमिलीज के साथ क्या हो रहा है, जो जुल्म उनके यानी सिस्टम के अंदर लोगों के, आपको पता है कि सोपोर में वो सेब का बहुत मशहूर इलाका है। उनके जो सेब के जितने खेत थे वो वहाँ पे सेब दरख्तों के साथ ही पिघल गए, वो उनके गिर के जो खराब हो गए, लेकिन वो एक्सपोर्ट नहीं कर सके, वो बेच नहीं सके, वो हिंदुस्तान में जाके मार्केट नहीं कर सके। अखरोट का जो पूरा सीजन था उसमें मिलियंस ऑफ पाउंड्स का नुकसान हुआ। जो लोग वहाँ छुट्टियों पे जाते थे डल लेक में या वैसे कश्मीर की सैर में, वो नहीं जा सकते, क्योंकि इन्होंने 5 अगस्त को जब 370 को एब्रोगेट किया 35A को, उस वक्त इन्होंने रोक दिया। और आप देखें वहां पे जुमे की नमाज जो है वो पढ़नी उन्होंने कहा कि नहीं कर सकते, मसाजिद में नहीं जा सकते, इसलिए कोविड-19 है। लेकिन जी, यात्री जो हैं वो मकबूजा कश्मीर के अंदर जा सकते हैं हिंदू फेस्टिवल करने बिल्कुल। के लिए। तो ये जानबूझ के इस तरह की बातें नकवी साहब करते हैं। जी, और जैसे कि आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो फसल है, उस फसल को मार्केट तक नहीं जाने देते। अगर वो मार्केट तक वो ट्रक ट्रक ड्राइवर लेके जाते हैं, तो उन्हें वहाँ मार दिया जाता है या उन्हें पकड़ लिया जाता है, उन पे केसेस शुरू कर दिए जाते हैं। ये बड़ी वहाँ पे ज्यादती है। तो मैं दूसरी बात ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से 370 के बाद से नौजवान नस्ल जो है एकदम से आगे आ गई और फ्रंट लाइन पे इस वक्त मौजूद है, और जिस तरह के हालात इस वक्त वहाँ पे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं? जो पॉलिसीज़ मोदी की हैं, वो किस हद तक नाकाम दिखाई दे रही है इस वक्त आपको? नकवी साहब, ये सिर्फ मकबूजा कश्मीर के वहाँ पे मोदी की जो पॉलिसीज हैं वो नाकाम सिर्फ नहीं है, बल्कि अगर आप उसकी इकोनॉमी देखें तो वो खराब हो चुकी है। अगर वो देखें तो कोविड-19 में हिंदुस्तान जो है उसने नए केसेस में रशिया को भी टेक ओवर कर लिया। दुनिया में सबसे ज्यादा जी, इस वक्त जो ये कोरोना फैल रहा है तो वो हिंदुस्तान में फैल रहा है। अगर आप देखें तो जो जुल्म इस हिंदुत्व आरएसएस ये जो एक्सट्रीम
टेररिस्ट, आपको पता है कि जब हमें लोग कहते थे कि ये आइसिस जो है ये मुसलमानों की तंजीम है, तो हमें नफरत थी इस बात की, क्योंकि वो टेररिस्ट हैं और दीन के साथ उसका कोई तल्लक नहीं है। हम लोग तो उनको कंडेम करते थे जो जुल्म वो कर रहे हैं। लेकिन ये जो आरएसएस हिंदुत्व के जो टेररिस्ट हैं, ये तो गवर्नमेंट में है। ये जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये तो कोलिशन पार्टनर हैं मोदी साहब के और बीजेपी के। सो उनका अगर रिकॉर्ड देखें तो मुसलमानों के साथ आपने देखा कि जिस तरीके से मसाजिद को शहीद किया गया, जिस तरीके से पूरे इलाके जो हैं उनकी दुकानें, उनकी लाइवलीहुड, उसको आग लगा के जलाया गया। फिर जो माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं या दलित्स हैं, वहां उनके साथ जो जुल्म हुआ, उनको तजलील जिस तरीके से किया गया। आपने देखा होगा कि एक दलित लड़की जो है वो कुएं से, गांव के कुएं से पानी निकाल रही थी। और ये मुझे पता है कि जब 1947 से पहले आज़ाद कश्मीर में भी, पाकिस्तान में भी, जहाँ पे हिंदुस्तान में तो डेफिनेटली था, उस वक्त के जो मेजॉरिटी हिंदू इलाके थे, कि अगर कोई मुसलमान कुएं से पानी लेना चाहे तो दूर उनको खड़ा करते थे ताकि वो नजदीक ना आ जाएं, क्या वो पलीत ना कर दें। अस्तगफिरुल्लाह, पलीत तो वो खुद करते हैं, लेकिन ऐसे ही उन लोगों को फिर मारा जाता है, पीटा जाता है, उनकी बेइज्जती की जाती है। तो ये जुल्म वहां पे ऑलरेडी है। फिर अगर आप हिंदुस्तान के जो हालात हैं, अगर हिंदुस्तान को देखा जाए तो चाइना के साथ उन्होंने पंगा लिया हुआ है, नेपाल के साथ उन्होंने पंगा लिया हुआ है, बांग्लादेश के ये CAA जो है उसकी वजह से पंगा लिया हुआ है। अगर आप देखें तो इससे पहले भूटान और श्रीलंका के साथ भी, पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के अंदर तो लाइन ऑफ कंट्रोल की वो खिलाफ वर्जियां यानी हजारों में हैं, जो अभी मैं देख रहा था कुछ फिगर्स। तो इस तरह वो तो 1600-1700 से ज्यादा तो इस 6 महीने में खिलाफ वर्जियां इंटरनेशनल लॉ की हिंदुस्तान ने की, तो वो रेगुलर करते हैं। अनफॉर्चुनेटली दुनिया एक तो बिजी है जो कोविड-19 की वजह से, दूसरा क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो इलेक्शन का, उनका 2-3 महीने रह गए हैं, वो इलेक्शन की वजह से वो वैसे भी एनीथिंग अगेंस्ट चाइना, वो जो है चाइना का जो दुश्मन है वो उनका दोस्त है। और साउथ चाइना में भी टेंशन बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी बड़ी शिप्स भी भेजी हुई हैं, और जो एयर कैरियर्स, वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं वो भी, और बड़े एमिनिशन वाली, ऐसे ही यहाँ पे भी, क्योंकि चाइना के साथ मुकाबला करने के लिए काफी अरसे से हिंदुस्तान को तैयार किया जा रहा था। तो हालात ओवरऑल, जो मैं आपको बताऊं, एक तरफ आप भी दुआ करें, आप सैयद नकवी साहब, आप दुआ करें, क्योंकि जो ये वही हालत है जो सोवियत यूनियन की हुई थी। सोवियत यूनियन ने भी पंगे लिए थे, अफगानिस्तान में आया, टूट गया। अब ये भी जिस तरीके से इन्होंने किया हुआ है, आज की जो खबर है हिंदुस्तान में, वो सच खबर नहीं बताते उनका सारा मीडिया। हमारे तो पाकिस्तान के तो सिर फेरे लोग हैं, मुझे पता है, ये हिदायत टीवी वहां पे देख रहे हैं, हमारे सिर फेरे, हम तो अपनी कमीज खुद ऊपर करते हैं पेट से दिखाने के लिए, लेकिन वो जितनी बुरी बात है उसको कवर करके वो नया नैरेटिव देते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, आज जो चाइनीज फौज है वो वहां पे मौजूद है, वो उन्होंने जो लैंड कॉन्फिस्केट की है हिंदुस्तान से, वहां पे मौजूद है। लेकिन जो उनकी नेगोशिएशंस हुई हैं डोवाल साहब के साथ, उसमें उन्होंने बफर जोन बनाया है, और बफर जोन हिंदुस्तान की जो कब्जे में लद्दाख का एरिया है, वहां पे बफर जोन बना है। वो चाइना पीछे नहीं हटा, ये पीछे हटे हैं, और इन्होंने जो है वो जगह दी है बफर जोन के लिए। तो हिंदुस्तान चाहे जाए वो हार भी गया है, लेकिन उनका
ये मैं आपको बताऊं, अजीब, जिस तरह बॉलीवुड में वो हार भी जाता है और फिर भी नारे लगाता है मोदी जनाब के, देखा कि मैंने अंदर घुस के किस तरह मारा है उसको, और जनाब चाइना डर गया और फलाम फला। लेकिन ये सारे का सारा आपको पता है प्रोपेगेंडा और गलत बातें हैं। नहीं लॉर्ड साहब, दिखता यही है, हम उनका मीडिया भी देखते हैं, लेकिन मोदी साहब की जो बॉडी लैंग्वेज इस वक्त है वो सहमी हुई और डरी हुई दिखाई देती है चाइना के मुकाबले। जबकि वो ये कह मतलब उन्हें सपोर्ट करने वाले दूसरे जो ममालिक जिन्होंने तैयार किया है, उसके बावजूद वो चाइना से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। खौफ उनके अंदर आपको दिखाई देता है, क्या कहते हैं आप? वो डेफिनेटली है। खौफ तो वैसे भी, बुली जितने भी होते हैं ना, मैं आपको बताऊं, बुली अंदर से वो डरपोक होते हैं, और ये जो मोदी है डरपोक है, बुली है। ये दो लोगों को दिखाने के लिए, आपको पता है कि लद्दाख जाके इसने तकरीर की कि हमारे ये जो बड़े थे उन्होंने किस तरह मुकाबला किया, हम किस तरह हमारे पहाड़ों की चोटियों तक हमारे जो है वो लोग जवान पहुंच जाते। लेकिन एक बार भी चाइना का नाम नहीं लिया कि वो अंदर घुस के आ गए और उन्होंने 35-40 किलोमीटर अंदर आके जमीन के ऊपर कब्जा कर दिया। उसने कोई उनके हवाले से ऐसी बात नहीं की। तो ये डरपोक आदमी है। ये चैलेंज सिर्फ कमजोर मुसलमान जो वहां पे हैं, डेलेट्स हैं, जो कमजोर लोग हैं, उनके ऊपर सियासत करता है। चाइना के साथ ये बिल्कुल जो है वो लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं। चाइना अब तो इंडिया से, चाहे इनकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन चाइना इकोनॉमिकली, मिलिटरली, टेक्नोलॉजी वाइज हिंदुस्तान से 5 गुना 5 टाइम्स मोर जो है वो ज्यादा ताकतवर है। और मैं तो कहता हूं कि कमान, ये तो बहुत अच्छी बात होगी अगर चाइना के साथ वो लड़ाई करे, तो फिर इंशाल्लाह कश्मीरी और पाकिस्तानियों को भी मौका मिलेगा कि वो जितने भी उनके ऊपर कर्ज हैं मोदी साहब के और हिंदुत्वा के, वो उतार सकेंगे। बिल्कुल, आपने सही सुना। मैं आपसे जानना इस हवाले से भी चाहूंगा, क्योंकि जब इनके 20 फौजी चाइनीज ने मारे हैं, तो जब लाशें अब उनके गांव में पहुंची हैं, तो तमाम लोग एक जुमला कहते दिखाई दिए कि हम मोदी साहब से कहेंगे वो बदला लें। तो बदला नहीं लिया गया, इसको किस तरह से देखते हैं कि बदला क्यों नहीं लिया गया जबकि उनके 20 लोग मारे गए, एक बम भी नहीं उन्होंने चलाया, क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बट देखें, ये सिर्फ 20 लोग नहीं मारे गए, ये शादी 130 लोग जो हैं वो ले हॉस्पिटल के अंदर वो जख्मी पड़े हुए हैं। आज भी 130 जो हैं वो डिस्चार्ज हो गए, तो 100 जो हैं वहां पे आज भी टांगे, मुंह, सर टूटा हुआ, वो वहां पे बेचारे जो हैं वो सफर कर रहे हैं। वो 35-40 लोग जो हैं वो उन्होंने प्रिजनर्स बना के रख लिए थे, जो कुछ जो है वापस किए, लेकिन अभी भी कुछ लोगों का वेयर अबाउट्स का नहीं पता कि वो भी मारे गए या उन्होंने उठा के इंटेलिजेंस सर्विसेज के हुए या कोई ऐसे फ्रंट लाइन पे जो लोग थे जो चाइनीज को जिनका फायदा हो सकता है वो ले गए हैं। लेकिन ये मैंने कहा है ना कि ये वही आदमी है जो तकरीरें करता है कि मैं जनाब अंदर घुस के मार के आऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो लोग डिमांड वाकया कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसे लोग अगर कर भी रहे होंगे तो वो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट साइलेंट है इसके ऊपर, और वो यानी कोई ऐसी चीज नहीं करना चाहते कि एंटागनाइज कर दें चाइना को और इनकी जंग चाइना के साथ शुरू हो जाए। तो ये प्रेशर चाहे है, लेकिन क्योंकि वो झूठ बोलते हैं, अपनी आवाम को वो झूठ में रखना चाहते हैं, इसलिए दे विल नॉट रिस्पॉन्ड टू दैट। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही फरमाया। और यहाँ पे इसी हवाले से जाना, जो हालात 70 साल दौर जो गुजर रहा है पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने के बाद से, आपको क्या लगता है कि इस शख्स ने आके हिंदुस्तान के लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी कर दी और पंथ गली में लाके खड़ा कर दिया? देखिए, मेरी हिंदुस्तान की कोई फौज भी, कोई हुकूमत भी, कोई पॉलिटिकल पार्टी भी मेरी फेवरेट नहीं है।
मेरे लिए कांग्रेस जी भी ऐसे ही जालिम थी जिस तरह ये बीजेपी आरएसएस की है, लेकिन बीजेपी आरएसएस का लेवल ही नहीं है, ये फैशिस्ट हैं, ये नाज़ीज जी को के साथ इनको कंपेयर कर सकते हैं आप। इनको जो फैशिस्ट यूरोप के अंदर, चाहे वो इटली के हों, चाहे वो जर्मनी के हों या कोई जापान के हों, ये उनकी इनकी पॉलिसी, इनकी फिलॉसफी वही है। तो इसलिए क्योंकि ये जुल्म की अथाह कर देते हैं और फिर क्योंकि अपने लोगों को, जो जाहिल लोग इनको फॉलो करते हैं, ये उनको मिसगाइड करते हैं क्योंकि जी ये एंटी मुस्लिम फीलिंग, एंटी माइनॉरिटीज फीलिंग, गरीब के खिलाफ, वो जो इवन जो लोअर कास्ट के लोग हैं, जिस हिंदू लोअर कास्ट के जो लोग हैं, उनके साथ भी ऐसे ही जुल्म करते हैं जिस तरीके से ये माइनॉरिटीज के साथ करते हैं। तो इसलिए इन्होंने जो नुकसान हिंदुस्तान को, जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी बढ़ रही थी, जो बेहतर हो रही थी, ये झूठ बोल बोल के अपनी आवाम को इन्होंने जो है वो आज हुकूमत की हुई है और ये इलेक्शन जीते हैं क्योंकि जो जाहिल लोग हैं वो इनको सपोर्ट करते हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो सेकुलर, क्योंकि ये कहते थे ना कि लार्जेस्ट सेकुलर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, ना ही तो हिंदुस्तान सेकुलर है, ना ही ये जी डेमोक्रेसी रह चुकी है। तो ये जो जुल्म करते हैं ये एक तो गरीब लोगों के ऊपर, जाहिल लोगों के ऊपर ये रोब डालने के लिए, उनको साथ मिलाने के लिए, इसलिए ताकि इनकी सपोर्ट जो है वो बरकरार रहे, और जो मुसलसल ये करते आ रहे हैं। इसी में एक और दो चीजें हैं, क्योंकि हमने जब देखा, जब कोरोना वायरस वहाँ फैलना शुरू हुआ, तो वहाँ पे एक तो गरीब आदमी जो है मीलों मीलों पैदल चला, आपने देखा। और इसके साथ साथ एक और चीज बड़ी हमने देखी कि जो आप फरमा रहे हैं आरएसएस के हवाले से, हिंदू सोच के हवाले से, एक मीडिया ने एक बड़ी कंपेन चलाई मौलाना साहब के हवाले से कि जनाब वहाँ पे इतने लोग थे और कोरोना जो है इन्हीं की वजह से आया। और बड़ी उसकी कंपेन हमने उस वक्त सुनी, जबकि उनके जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि उस एरिया के जो एसएसपी हैं उनको भी आगाह किया था और उनको भी मालूमात दी, लेकिन आज तक मुसलसल वो खबरों में उनको शो करते हैं कि मौलाना साहब के हवाले से बड़ी बदगुमानी जो है पेश करते हैं। किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए नकवी साहब, ऐसे तो जिस कम्युनिटी को भी आप टारगेट करें तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। जिस तरह पाकिस्तान में जो हैं वो हमारे जो कम्युनिटी जो ईरान गए हुए थे उनको बदनाम किए, वो कहते हैं जी कि जुल्फी बुखारी साहब ने इतने लोगों को वहां से निकाला, फिर उसकी वजह से हिंदुस्तान में वो तबलीगी जमात को कहते हैं। यहाँ पे अगर मैं सिर्फ ये आपको कंपैरिजन दूं, आपने हेडलाइन देखा कि डेली टेलीग्राफ ने पिछले हफ्ते हेडलाइन लगाई कि जो नए केसेस जितने हैं उसमें 50% जो हैं वो पाकिस्तानी यहाँ पे लाए हैं जो स्प्रेड कर रहे हैं। आपको पता है, अगर आप फिगर्स देखें नकवी साहब, तो यहाँ पे 43,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो मर चुके हैं, मौत हो चुकी हैं इसकी वजह से, कोरोना की वजह से। लाखों लोग जो हैं वो पॉजिटिव टेस्टेड हैं। और ये जो टेलीग्राफ की जो खबर थी, इट वाज बेस्ड ऑन 30 पीपल, 30 लोगों की उन्होंने जो है वो, यानी हेडलाइन। और वो अगर आप उनसे पूछे, वो कहते हैं जी बिल्कुल सही है, हमारी रिपोर्ट बिल्कुल सही है, क्योंकि आधे लोग जो हैं, और वो आधे लोग कितने, 15 लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है, 15 लोगों की बात 30 लोगों में से। लेकिन हेडलाइन है कि हाफ ऑफ द पीपल who are spreading, who are new cases, they are from Pakistan. So ऐसे ही जो हिंदू कंट्रोल्ड फैनेटिक हिंदू, यार मैं हिंदू मजहब के खिलाफ नहीं हूँ, मैं जो आरएसएस हिंदुत्व वाले जो लोग हैं, जो उनकी गवर्नमेंट को फॉलो करने वाले लोग हैं, उन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया, बल्कि लोगों को मारा पिटाई की कि ये कोरोना स्प्रेड कर रहे हैं। देखिए ये ऐसे ही है जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं जी कि वो उनके मुल्क में वो मैक्सिकन जो लोग आए हैं, साउथ अमेरिकन
जो लोग आए हैं स्पेनिश स्पीकिंग वाले जो हैं वो उन्होंने स्प्रेड किया भाई। यानी जो जितना भी वहां पे स्प्रेड हो रहा है कोरोना वायरस, वो उसकी अंतहा ही, यानी सबसे ज्यादा तो वो हुआ न्यूयॉर्क सिटी में। न्यूयॉर्क जो है इंटरनेशनल सिटी है, वहां पे लोग ट्रैवल करके आते हैं और वहां पे यानी एक सबब भी है। ऐसे ही जिस तरह लंदन में, अगर आपको जो लंदन के रहने वाले हैं उनको पता है कि एक सबसे बड़ा ज्यादा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहां से स्प्रेड हुआ, और वो इसलिए क्योंकि जो वहां की जो यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस हों या ट्यूब्स हों, तो उनके सीट्स के ऊपर, उनके हैंड रेल्स के ऊपर जो भी हैं वो क्योंकि हैं स्टेनलेस स्टील के, वहां पे जब लोग हाथ लगाते हैं तो वो उसके ऊपर कोरोना छोड़ के जाते हैं। नेक्स्ट आता है तो वो वहां से उसको अगर आप सैनिटाइज नहीं करते, उसको डिसइंफेक्ट नहीं करते, उसको साफ नहीं करते, तो जाहिर है एक सबब बनता है। तो जगह और थी, लेकिन ब्लेम लगने वाली जगह जो है वो उन्होंने जानबूझ के, क्योंकि मुसलमान को कमजोर है, मुसलमान को किया। और वो एनीथिंग जो भी, ये ऐसे ही है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले जो हमारे जूइश दोस्त हैं उनको नाज़ीज ने, फैशिस्ट ने ब्लेम करने के लिए कि ये हमारी अनएम्प्लॉयमेंट इनकी वजह से है, जो गंद है शहरों के अंदर इनकी वजह से है, जो ओवर पॉपुलेशन है वो इनकी वजह से है और जिप्सीज की वजह से है, यानी ये जो रोमा कम्युनिटी है। तो वो नफरतें फैलाने के लिए, क्योंकि उनकी सियासत जो है वो इसी पे बेस्ड होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही फरमाया। अच्छा, एक और जो है, क्योंकि प्रोपेगेंडा जो है हमेशा हर तरफ से जारी होता है जब भी हालात इस तरह के होते हैं। और अभी क्योंकि चाइना से जो है इन्वॉल्वमेंट हुई भी है हिंदुस्तान की, तो वो हर जंग के अंदर पाकिस्तान को घसीटना चाहता है, उसे लाना चाहता है, उसको पुश करता है। इसी हवाले से एक और चीज भी हमने देखी कि स्कर्दू के हवाले से, गिलगित बिल्तिस्तान के हवाले से भी उनके चैनल्स पे ही बातें बड़ी ज्यादा कही गई कि जनाब चाइना ने ये स्कर्दू का जो हवाई अड्डा है वो ले लिया है हम पे हमला करने के लिए, और पाकिस्तान इसमें शामिल है। किस तरह से देखते हैं इस प्रोपेगेंडा को, आप किस तरह से देखते हैं? नकवी साहब, ये जो हिंदुस्तान है वो सी पैक को वो डाइजेस्ट नहीं कर सका। और जी हाँ, इसमें एक्चुअली सिर्फ हिंदुस्तान नहीं है बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज भी हैं, अमेरिका इन पर्टिकुलर। और क्योंकि चाइना की जो सुपर पावर बनने की जो ख्वाहिश है, वो सी पैक और जो ये जो रोड बेल्ट जो उसका प्लान है, ये उसी के साथ ही कंप्लीट होता है। तो वो सही। पहले से भी हमें पता था कि वो कह रहे थे कि वो गिलगित बल्तिस्तान जो है वो डिस्प्यूटेड इलाका है, उसमें वो उनको नहीं जाना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वेल, जी अगर गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत, उनके लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि ये जॉब्स प्रोवाइड करेगी, उनको वहाँ पे इकोनॉमी में फायदा पहुंचेगा, फैक्ट्रियां बनेंगी, तो उसमें किसी और को क्या इतराज हो सकता है। तो बल्कि जी हाँ, बिल्कुल। ये जो लद्दाख वाला जो सारा झगड़ा है, इसका भी तकरीबन कनेक्शन नकवी साहब उसी के साथ है, क्योंकि जो चाइनीज हैं वो सी पैक सड़क जो है वो तकरीबन 20-30 किलोमीटर नजदीक, ये लद्दाख के ऊपर पहाड़ों के नजदीक तिब्बत जाने से पहले जो है वो इलाका था, जिसको जी हिंदुस्तान अपनी फौज आगे ले जाके वहां पे बेसेस बना के वो थ्रेट करना चाहता था। लेकिन उनकी जी हाँ, थ्रेट निकल गई क्योंकि उनको तो 25-30 किलोमीटर पीछे आना पड़ा, फिर बफर जोन क्रिएट करना पड़ा। अब वो रो रहे हैं और अपने पीछे देख रहे हैं। जो लोग कह रहे थे कि मोदी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, मोदी ने कदम बढ़ाया, पीछे कोई भी नहीं है। मोदी को मुंह खानी पड़ी और अपने लोग भी मरवाए, और जो बेइज्जती है वो हिंदुस्तान की, वो कई साल, कई डेकेड्स के लिए जो है वो, और फिर उनकी जितनी बहादुरी है वो भी सामने आ गई कि ये जो है ये जी बॉलीवुड की समझते हैं कि जिस तरह वो फिल्मों में डायलॉग बोलते हैं कि मार देंगे, ये कर देंगे हम,
या वो समझते हैं कि ये रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है, ऐसे नहीं होता। जो उन्होंने पहले भी देखा है कि पाकिस्तान फौज से जब वो पंगा लेते हैं तब भी उनको जवाब सही मिलता है। आपको याद है कि वो बालाकोट में बड़े मोदी साहब ने एक बड़ी इंटेलेक्चुअल बात की थी, शायद आपको याद हो, कि जब मुझे एयरफोर्स के कमांडर ने कहा कि हम प्लान कर रहे हैं कि हम वहाँ पे जो कैंप्स हैं उन पे अटैक करें, तो मैंने पूछा कि मौसम बताएं, मौसम कैसे है? तो उन्होंने कहा कि बादल छाए होंगे। तो मैंने कहा फिर राइट टाइम है, क्योंकि बादल के ऊपर जहाज होगा तो उनको नजर नहीं आए। भाई पागल आदमी, ये जो टेक्नोलॉजी का दौर, वैसे इससे पहले भी जो एविएशन टेक्नोलॉजी है उससे तो जहाज बादलों के ऊपर ही चलते हैं और उन सबको पता होता है कि वो कहाँ पे है, उनकी लोकेशन क्या है, वो किस तरह लैंड करेंगे, सारा कुछ। लेकिन क्योंकि मोदी साहब तो क्योंकि मैट्रिक पास हैं, तो मैट्रिक पास, मैं किसी को इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, मैट्रिक पास वाले जो समझदार लोग हैं वो 8 जमातें पास वाले भी माशाल्लाह बहुत समझदार होते हैं, वाइज होते हैं, वाइज, विजडम। विजडम जरूरी नहीं कि आपके पास जो है वो मैट्रिक पास, लेकिन इस आदमी के पास विजडम है नहीं, क्योंकि ये जो चाय वाला था या जो भी था, इसकी जो मेंटेलिटी है वो आपको पता है ना, जो खोखे के ऊपर ये जो वो छोटे होटल होते हैं चाय वाले, जो उसमें कुछ ऐसे होते हैं जो बदमाश से, और वो बदमाशी करते हैं जो आम लोगों के साथ, गरीबों के साथ। वही इसने गवर्नमेंट लेवल पे भी अपनाई हुई है चीजें, अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल। मैं यहाँ मैं इसी हवाले से बात करना चाहूंगा, क्योंकि आपने जैसे कहा कि वो फिल्मी एक इनके अंदर है कि जैसे कोई आएगा और हीरो मार देगा, और शायद वो यही समझते हैं। और आपने देखा कि कराची स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो जिस तरह से हमला किया गया, इनके तैयार करता लोग आए, और हमारी फौज तो दूर की बात है, सिर्फ पुलिस के कुछ चंद जवानों ने मिलकर उनको जो है सिर्फ 8 मिनट में ठिकाने लगा दिए। तो ये भी एक पैगाम, क्योंकि वो यहाँ सी पैक के हवाले से जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हो रही उसको जाहिर है नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे। तो और हमारा बिजनेस जो है रुका नहीं, वो कंटिन्यू रहा, चलता रहा, और उसमें बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को हासिल हुई, और एक पैगाम भी चला गया कि फौज तो बहुत दूर की बात है, आप पुलिस से मुकाबला करें, ये बड़ी बात है। आपकी क्या कहेंगे इसको? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। आपको पता है कि ये ऐसे ही ये जो BLA वाले हैं, इन्होंने चाइनीज एम्बेसी के ऊपर भी, कौंसलेट के ऊपर भी अटैक किया था। ये सारा का सारा इसका लिंक पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान के सक्सेस के साथ है। ये जो मैं आपको बताऊं, जो हिंदुत्व वाला, जो एक्सट्रीमिस्ट फैशिस्ट हिंदू एक्सट्रीम है, वो बर्दाश्त ही नहीं कर सका 47 से लेकर, वो डाइजेस्ट नहीं कर सका कि मुसलमान आजाद हो गए। यानी मुझे पता नहीं कि आपके वालदेन कौन सी जगह से हैं। मुझे मेरी वालदा बताया करती थी कि जब मीरपुर शहर में भी अगर कोई गाय ज़बह करना चाहे तो रात के वक्त ज़बह करते थे, रात के वक्त गोश्त पकाते थे, रात के वक्त हड्डियां जो हैं वो दफना देते थे कि वो अगर उनकी पुलिस को पता चला तो वो पकड़ के ले जाएंगे, पिटाई भी करेंगे और जेल में भी डाल देंगे। ये वहाँ की एक नॉर्मल सी जो चीज है। तो वो आज़ादी जब मुसलमानों ने हासिल की, और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ नकवी साहब कि जो लोग क्रिटिसाइज करते रहे ना पहले, अगर आप 2-4-5 सालों से पहले अगर बात देखें तो वो कहते थे जी कि हिंदुस्तान के साथ हमें जो है, अब भी कुछ लोग, एक बड़ी सियासी पार्टी है वो अब भी कहते हैं नहीं नहीं, हमें जितने हमारे इख्तलाफात हैं हिंदुस्तान के साथ ख़त्म करें, हमारी इकोनॉमी जो है वो आसमान तक चली जाएगी, हम जो हैं वो बड़े अमन। मैं आपको बताऊं, अगर आप हिंदुत्व फैशिस्ट की पॉलिसी अगर जाने, उनकी सोच जाने, तो ये कभी आपको बर्दाश्त नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। वो डाइजेस्ट ही नहीं कर, वो जब तक अखंड भारत ना बनाए, जब आपको वापस वो हिंदू, वो कहते हैं कि ये जो अल्लाह अकबर कहने वाले हैं ये अरबस्तान से आए हैं, वहां पे इनको भेज दो, ये हिंदू लैंड है और इसको हिंदू ही होना चाहिए। देखें, और वो
ये कभी नहीं डाइजेस्ट कर सकते। सो मेरे ख्याल में वी हैव टू लिव विद इट। और जो ये वही लोग हैं, देखें, मैं एज अ मुसलमान या एज अ कश्मीरी पाकिस्तानी की हैसियत से बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप देखें तो गांधी को मारने वाले भी आरएसएस वाले ही थे, ठीक है ना। तो उनके बड़े बड़े कारनामे हिंदुस्तान के अंदर वो अपने लोगों के साथ भी ऐसे ही रहे। और क्योंकि ये इलीटिस्ट हैं, तो इलीटिस्ट सिर्फ अपने जो अमीर और हाई क्लास के ब्राह्मण ब्राह्मण भी अच्छे हैं, लेकिन कुछ जो इनके हाई क्लास के लोग हैं जो अपने आप को समझते हैं ब्रेन्स, वो हैं। ये ऐसे ही है ना यहाँ पे। अगर आप देखें तो जो राइट विंग यहाँ पे ब्रिटेन फर्स्ट या इस किस्म की फैशिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, उनके ब्रेन वाले लोग और होते हैं, लेकिन थग जो हैं वो टैटू वाले और बड़े बूट वाले वो जो हैं वो लोग पब में बैठने वाले शराब पी के जो लोगों की पिटाई करते हैं, लोगों की प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं, ये वो लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही। अच्छा, इसी हवाले से क्यों तो बात प्रोपेगेंडे से आपके हवाले से मैंने आपसे कही, तो हमने अभी एक न्यूज़ देखी जिसमें अली अली गिलानी साहब जो है, बुजुर्ग सियासतदान जो है, उन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से जो है इस्तीफा दिया है। और जाहिर है उनकी एज जो है 91 हो चुकी है, और जाहिर है वो काफी बुजुर्ग हो गए। तो उसका भी एक प्रोपेगेंडा दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जनाब उन्होंने भी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस छोड़ दी है, और मतलब एक तूफान उन्होंने खड़ा किया। उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जो अली गिलानी साहब है उनकी बड़ी खिदमत है, और वो कभी भी किसी भी हवाले से कोई समझौता उन्होंने कभी भी नहीं किया। तो किस तरह से उनकी जिंदगी को आप किस तरह से देखते हैं कि जो उनके हवाले से बात को जो है लोगों में हाईलाइट किया जाए? मुझे इस बात पे कोई शक नहीं है कि सईद अली गिलानी साहब जो हैं वो बुजुर्ग भी हैं, और वो एक पुख्ता किस्म के लीडर, जो नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग किस्म के लीडर हैं, जिनकी विजन बड़ी क्लियर है। मेरी मुलाकात उनके साथ मिना में हुई थी, ठीक है जी। और हज के ऊपर मिना में हमारे दोस्त हैं, वो नज़ीर कुरैशी साहब यहाँ लुटन होते हैं, उन्होंने मुलाकात जो है वो हमारी करवाई। और मैं जितनी देर उनके साथ बैठा रहा, तो वो पाकिस्तान के हवाले से, वो कश्मीर की आज़ादी के हवाले से मुझे ब्रीफ भी कर रहे थे, मुझे बता रहे थे कि नज़ीर तुम्हें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, हमें इस तरह करना चाहिए। बल्कि उनकी सेहत का भी मसला था। तो वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह आपने फरमाया, क्योंकि उनकी उम्र भी है, हमें खबरों में ये भी पता चलता है कि उनके बच्चों में से एक बच्चा जो है वो हिंदुस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के इन्फ्लुएंस में भी आ गया है। हमें ये भी पता चल रहा है, जो रियलिस्टिक बात है वो हमें उससे हटना नहीं चाहिए, छुपना नहीं चाहिए। वो ये है कि जो हुर्रियत है उसमें इख्तलाफात भी हैं, जिस वजह से भी हैं, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की वजह से या डायरेक्शन की वजह से। मैं समझता हूँ कि ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है, उनको जो भी फैसले हैं वो अकेले बैठ के नहीं करने चाहिए। उसमें जो हम लोग उनको 30-30 साल से सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे साथ भी मशवरा करना चाहिए, अपने लोगों के साथ भी, अवाम के साथ भी, जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके साथ भी। और हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए जो कि कश्मीर कॉज को आगे ले जाने के लिए। चाहे इसको कैंपेन जो है वेस्ट में हमने किस तरह करना है, पाकिस्तान में किस तरह करना है, मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, ओआईसी के अंदर, अरब लीग के अंदर, ईरान और जो हमारे दूसरे मुसलमान मुल्क जो उसमें ओआईसी में या अरब लीग में इतने एक्टिव नहीं हैं, उनके साथ किस तरह करना है। फिर मेरे ख्याल में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में किस कंट्री को, किस मुल्क को इनकरेज करना चाहिए कि वो इस मसले को वहाँ पे उठाएं। क्योंकि देखिए, मैं शॉर्ट सी बात में हर जगह पे ये कहता हूँ कि ये जो इसराइल का एनेक्सेशन प्रोग्राम है वेस्ट बैंक में, उसमें
1080 पार्लियामेंटेरियंस यूरोप भर से जिन्होंने एक खत जो है वो ज्वाइंट खत लिखा है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम भी मौजूद है। लेकिन हम ऐसा एक खत या ऐसा एक प्रोटेस्ट या ऐसा एक कैंपेन कश्मीर के लिए, क्योंकि एनेक्सेशन वहां पे हो रही है और एनेक्सेशन 35A और 370 की एब्रिगेशन के बाद भी यहाँ पे भी हो रही है और यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस की खिलाफ वर्जी यहाँ पे भी हो रही है, वहाँ भी इंटरनेशनल लॉ की धचकियां उड़ाई जा रही हैं वेस्ट बैंक के अंदर। क्या आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने वहाँ पे स्टेटमेंट्स भी दी हैं, यहाँ पे भी यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल और जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल की कमिश्नर हैं उन्होंने भी दिए। तो हमें कुछ सीखना चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, यूनिटी ऑफ पर्पस होनी चाहिए, यानी कॉज जो है उसके साथ लॉयल्टी भी जरूरी है और डायरेक्शन भी जरूरी है। ठीक, डॉक्टर साहब यहाँ जैसे कि बिल्कुल शुरू में आपने इस हवाले से फरमाया था कि OIC जो है उससे उम्मीदें कम है, तो आपने बिल्कुल सही फरमाया। तो मैं सिर्फ जानना ही चाहूँगा इसी हवाले से कि जब इन्वेस्टमेंट जो है OIC के बड़े मेम्बरान की तरफ से मकबूजा कश्मीर की तरफ आई थी, तो वो क्यों मतलब इसको सीरियस लेंगे? तो इसका फिर हल क्या होगा? फिर क्या उम्मत मुस्लिमा को दोबारा से जोड़ना पड़ेगा, एक नया प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, जैसे महातिर मोहम्मद साहब बना रहे थे, ये कोई और इसका सोल्यूशन है? शादी, मैं आई हैव टू बी ऑनेस्ट और मैं आपको फ्रैंक बात बता रहा हूँ कि जब हिंदुस्तान जो है वो कश्मीर के साथ जुल्म कर रहा था और पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर शेलिंग और उसकी वजह से मुझे तो डेली बेसिस पे पता है ना कि जनाब तत्ता पानी में क्या हुआ, भिम्बर सेक्टर में क्या हुआ या आगे 8 मकाम की तरफ क्या हुआ और कितने लोग शहीद हुए, उनके घर तबाह हुए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जब हो रहा था, मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा था, OIC के जो ममालिक हैं, OIC की तो विशी वाशी स्टेटमेंट्स होती हैं, कंडमनेशन होती है, जिसका कोई यानी ना तो वो दिल से कहते हैं ना ही वो जो है वो उसके ऊपर अमल करते हैं, क्योंकि अगर आप कंडेमनेशन करते हैं तो कम अज कम अपने एम्बेसडर्स को बुलाएं, अपने एम्बेसडर्स को हमने देखा है कि यहाँ पे OIC जो है वो कंडेम कर रही थी कि जो जुल्म मुसलमानों के साथ हुआ और जो कश्मीर में हो रहा है, और UAE के एम्बेसडर साहब जनाब एब्रिगेशन ऑफ 370-35A के बाद वहाँ मकबूजा कश्मीर जाके उन्होंने कहा कि मुझे पूरा अंडरस्टैंड करता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक हुआ क्योंकि ये कश्मीरियों के हक की बात है। तो ऐसे ही अगर आप देखें तो UAE ने भी सऊदी अरेबिया ने भी मोदी को बुला के उसको अवार्ड्स दिए। लेकिन मैं एक गिला भी है, ईरान ने भी ऐसे ही किया, उन्होंने भी जो है मोदी को जो प्रेसिडेंट रूहानी साहब हैं उन्होंने भी किया और रेन ने भी दिया, दूसरे अरब ममालिक जो हैं उन्होंने भी। तो यानी जब तक यूनिफाइड एक रिस्पांस नहीं होगा, कंडमनेशन नहीं होगी, अपने एम्बेसडर्स को बुला के जो है वो थ्रेट नहीं होगी हिंदुस्तान को, उस वक्त तक हिंदुस्तान यानी अपने इख्तलाफात में बिल्कुल रियलाइज करता हूँ, इख्तलाफात हो सकते हैं ईरान पाकिस्तान के, सऊदी अरेबिया ईरान के, जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज हैं उनके आपस में इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान के अंदर शरी आपको पता है 3 चीजें ऐसी हैं जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। सारे जितने पॉलिटिकल कितने लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन एक तो न्यूक्लियर पे जो है वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है इत्तेहाद करती है। दूसरा, कश्मीर के ऊपर सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है इत्तेहाद करते हैं कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तीसरा, CPEC के ऊपर भी सारी पॉलिटिकल पार्टीज इत्तेहाद करती हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। यहाँ पे भी मुस्लिम वर्ल्ड में भी अगर काश के हम एक कंसेंसस बिल्ड कर लें कि भाई जब जुल्म की बात हो, चाहे वो जुल्म जो है वो फलस्तीन में हो, कश्मीर में हो, यमन में हो, सीरिया में हो, जहां भी हो, हमें वो जुल्म खत्म करने के लिए इत्तेहाद चाहिए और आपस में बैठ के करें
ये ना हो कि हम जनाब अमेरिका और रशिया की तरफ देखें जहां से हमारा इख्तलाफ बढ़ेगा, क्योंकि उनका उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनका अपना इंटरेस्ट है। और जब लोगों के अपने इंटरेस्ट होते हैं, वो तो खुल के कहते हैं कि हमारा तो अपना इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट, वो उसके लिए जंग लड़ते हैं, वो हमारे मुसलमानों के लिए जंगें नहीं लड़ते। तो इसलिए हमें रीच आउट करने के लिए एक तो इकोनॉमिकली भी जो है वो ट्रेड करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, अमन भी कायम करना चाहिए। बिकॉज एक तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, ये सबसे बड़ा कौन सी बात हो सकती है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। इसके अलावा फासलिहू बैना इख्वैकुम, कि भाई जब भाइयों में कोई झगड़ा हो तो उसमें राजनामा करवाएं, आगे बढ़ें, कुछ कोशिश करें। तो ये जरूरी है, जब तक ये नहीं होगा उस वक्त तक अमन भी बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही फरमाया। अच्छा, इसमें एक ज़मनी सवाल मेरे ज़हन में आ गया कि हमने थोड़ी सी बात जो है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के हवाले से की, तो क्योंकि अब ज़ाहिर है अली गिलानी साहब जैसे आपने फरमाया कि वो अलग हुए हैं, और तो आप क्या समझते हैं कि अब कितना कितना ज़रूरी है कि हुर्रियत के तमाम जितने भी जो पार्टीज हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे यकजा किया जाए, कि एक तरफ लद्दाख का मसला है, एक तरफ नेपाल का मसला है, एक तरफ जो है बांग्लादेश के हवाले से पाकिस्तान का। तो कितना जरूरी है कि ये इतने मजबूत हों कि जब अगर कोई मसला होता है तो ये मतलब मजबूती से उसका मुकाबला कर सके। एब्सोल्युटली एसेंशियल, इम्पोर्टेंट, वो आपने खुद बता दिया है। वैसे भी जो लीडरशिप है उसमें इत्तेहाद होना चाहिए। देखें, अगर कोई इख्तलाफ, यानी कोई ऐसी चीजें हैं, भाइयों में भी इख्तलाफ हो जाता है, लेकिन इस हद तक ना हो कि आप जनाब रॉ की गोद में जाके लेट जाएं और जो कॉज है उसको नुकसान पहुंचाएं। इस हद तक भी ना हो कि आप जो कौम आपको सारी उम्र सपोर्ट करती रही है, अपनी एग्जिस्टेंस जो है उसके वक्त से लेकर, यानी पाकिस्तानी कौम। एक देखें, मैं हमेशा ये कंपैरिजन देता हूँ शाह जी, कि अगर आप देखें तो जो साउथ अफ्रीका की तहरीक थी ना, ये अपार्टाइड के खिलाफ, उस वक्त जो नेल्सन मंडेला हैं, वो पूरे अफ्रीकन ममालिक जो हैं उनमें उनकी सपोर्ट उनको अनकंडीशनल मिलती थी। बाकी इख्तलाफ उनका हो सकता है आपस में, लेकिन वो जो वाइट सुप्रीमेसी रूल है वहां पे, अपार्टाइड है, उसको खत्म करने के लिए वो सारे उनको सपोर्ट करते थे। यासर अरफात के जमाने में भी अगर आप देखें तो अरब लीग जो है वो हमेशा फलस्तीनियों को सपोर्ट करती थी। इसी तरीके से कश्मीरियों को तो एक वाहिद मुल्क है पाकिस्तान, जो हमेशा जो है वो कश्मीरियों को सपोर्ट करता रहा है। देखें, इंडिविजुअल कोई आपको इख्तलाफ किसी जनरल के साथ, किसी पीपल्स पार्टी, नून लीग, किसी पीटीआई, किसी मौलाना, किसी और लोग किसी से हो सकता है, लेकिन खुदा के वास्ते जो लोग आपको के लिए दुआएं करते हैं, जो माएँ आपके लिए दुआएं करते हैं, जो करती हैं, जो जिन लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की, सफ़र किया, इकोनॉमिकली सफ़र किया, आप सबको एकदम कह देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कह देते हैं कि हमारे लिए जो है वो पाकिस्तान भी एक जैसा, हिंदुस्तान भी एक जैसा, उन्होंने भी हमारे मुल्क के ऊपर कब्जा किया, और ये भी अब टोटल गलत बात है। ठीक है ना जी। जिस तरीके से मेरी बहन को, मेरी बेटियों को, मेरे माओ की साथ जुल्म जो इंडिया की फौज ने किया, पाकिस्तान का एक फौजी भी सोच नहीं सकता। अगर कोई ऐसा है वाकया तो मुझे बताएं, ठीक है ना। तो ये जो लोग इस तरह के, मुझे पता है, वैसे मैं आपको बताऊं, मुझे ये पता है शाह जी, वो हम कोई रोटी को गोगो कहने वाले नहीं है। हम देखते हैं कि ये वो लोग हैं जो पैसा पैसा, ठीक है ना जी, और वो पैसा लेके अपना ईमान भी बेच देते हैं। जिस तरीके से जिन लोगों का आपने जिक्र किया, 4 लोग जो आए स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हमला किया, ये भी मुसलमान हैं। ये भी पता नहीं, वैसे टू बी ऑनेस्ट उनको टेस्ट करना चाहिए कि थे या नहीं, लेकिन
वो भी मुसलमान कहते हैं, वो भी बलोची कहते हैं, लेकिन क्योंकि पैसा मिलता है, ट्रेनिंग मिलती है, उनके दिमाग जो हैं उनको ऐसे ही उनको किया जाता है कि अनफॉर्चुनेटली ये तालिबान भी ऐसे ही थे, जो तहरीके जी हाँ, तालिबान वगैरह अपने मुसलमानों को मारते थे। और अब भी जो कुछ लोग ऐसे गलत रास्ते पे लगे हुए हैं, फाटा में हों, बलूचिस्तान में हों, और जगहों पे भी पैसे लेके बाहर की एजेंसियों से जी ट्रेनिंग, पैसा, फैसिलिटेशन। आपको याद होगा नकवी साहब, मैं हिदायत टीवी के जरिए अपने बहन भाइयों को याद दिलवाना चाहता हूँ। मैंने 15 साल से MQM के हवाले से मैं कहता रहा हूं कि लंदन वाले जो लोग हैं ये हिंदुस्तान से पैसे लेते हैं, लॉजिस्टिक लेते हैं। इनके यहाँ से लोग जाके वो डायरेक्ट तो हिंदुस्तान नहीं जा सकते थे, साउथ अफ्रीका से जाते थे या फार ईस्ट से जाते थे, वहां पे ट्रेनिंग करते थे, पैसे लेके आते थे, यहाँ पे उनको पैसे मिलते थे। अब वो उनके देखें आपस में स्प्लिट हुआ तो वो उन्होंने बताना शुरू किया कि कितने लोग किस किसने पैसे कितने लिए। तो हम तो पहले से कहते रहे, हमें पहले मेरे खिलाफ गंदे कैंपेन जो MQM के यहाँ के जो हेडक्वार्टर थे वहां से जो चले, वो खत लिखते थे। मुझे याद है कि इसी आदमी ने जिसने अब कहा कि जी हम रॉ से पैसे फंडिंग लेते थे और अल्ताफ हुसैन ये करते थे वो करते थे, इसी ने मेरे खिलाफ खत जो है वो 650 खत हर एक MP को लिखा, और इसी ने जनाब MQM के लेटर हेड के ऊपर इसी ने जनाब सारी पॉलिटिकल पार्टीज के हेड, सारे एडिटर्स को, और ये क्लेम किया कि ये एक्सट्रीमिस्ट है और तालिबान का सपोर्टर है और पता नहीं क्या क्या गलत किस्म के बकवास जो कहे। अब वही जो मैं बातें करता था उसको एडमिट किया। तो यानी आपको पता है कि अल्लाह सुब्हान ताला सच की विक्ट्री हमेशा अल्लाह ताला जो है वो दे। यानी लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हजारों टेंस ऑफ थाउजेंड्स लोगों की, इनोसेंट लोगों की जानें जो है उसमें जाया हो जाती हैं, और वो जाया हो जाती हैं और उसके बाद फिर जो है वो अगर कोई एडमिट करे तो फायदा तो नहीं। वैसे तो हमें यकीन है शादी नकवी साहब, हमें तो यकीन है, पूरा यकीन है, क्योंकि कुरान में अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया है इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, अल्लाह सुब्हान ताला की पकड़ बड़ी सख्त है। और इन लोगों को जो अपने भाइयों का खून करवाते हैं कोई भी हो, उनकी पकड़ जो है वो अल्लाह सुब्हान ताला खुद करेंगे। हमें अल्लाह पे 100% जो है बिलियन% जो है वो यकीन है कि अल्लाह सुब्हान ताला इंसाफ इस दुनिया में भी और क़यामत वाले दिन भी इंसाफ हमें देंगे। लॉर्ड साहब बहुत सारी कॉल्स आ रही है, एक कॉल इस वक्त मेरे पास आ गई है तो मैं उनका सवाल पूछ देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कौन सा कहाँ से? बिल्कुल कॉल ले लें, आप ब्रेक नहीं लेते? नहीं ब्रेक नहीं होगा, कॉल होगी। ठीक है ले लें। जी नकवी साहब क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं लॉर्ड रहीम साहब से ये कहूँगा कि दोनों जिस रेंज के दिल में वतन की मोहब्बत देखते हैं ना, जी और जिस रेंज के अंदर मोहब्बत है वादा का वर्षा का हो भी जाए तो इसको देख के अपने पाँव पे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। और वो मोहब्बत हमारे अंदर दोबारा जान पड़ती है, जाने का जज्बा देखते हैं। बिल्कुल। दुआओं है कि अल्लाह ताला इनके जज्बे को कायम रखे और हमें ये खुदगर्ज करते रहे, ये जज्बे को हम अपना आइडियल बना के आगे चलते रहे। साहब से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। जी साहब ये जो हुकूमत अब मौजूदा दौर में आई है, इसने जो वादे किए थे लोग तो कहते हैं ना आसमान से तारे तोड़ के लाल होगा, तो ये आसमान से सूरज तोड़ के लाने की बातें करती रही और करती रही और अब तक कोई बात चल रही है। लेकिन क्या आप इससे इनके सूरज तोड़ के लाने वाले वादों के मुताबिक इन्होंने वो वादे पूरे किए हैं या उससे पूरा उतरे हैं? अगर नहीं उतरे तो ये क्या करना चाहते हैं जबकि अब तक 2 साल में कुछ कर भी नहीं सके, तो ये क्या कर सिखाएंगे जो 2 साल में नहीं कर सके, तो अगले 2 साल में क्या कर सिखाएंगे? ये आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या इनकी ये जो रूटीन चल रही है, ये रूटीन पाकिस्तान की मैशत को पीछे लेके जा रही है और तबाह कर रही है, तो फिर आगे भी तबाही का इंतजार करेंगे? थैंक यू, मेहरबानी, शुक्रिया। जी लॉर्ड साहब।
मेरे भाई का बहुत ही अहम क्वेश्चन है, सवाल है। और क्योंकि नकवी साहब हम पहले जो है वो कश्मीरियों की बात करते रहे हैं, मैं थोड़ी जी सी एक बात सिर्फ शिया सुन्नी के हवाले से बात करना चाहता हूँ कि काश के हमारे मुसलमान जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले जो लोग जितने भी हैं, मुसलमान तो तभी जी होते हैं ना, कुरान भी एक, बेशक हमारे अल्लाह भी एक, हमारे नबी भी एक। जब हम ये बिल्कुल सीख जाएंगे कि हमारी जो एहतराम अदब वो अहलल बैत बैत के लिए भी वो इतना आला होना चाहिए, अपने ख़ानदान से भी आगे, और ऐसे ही सहाबा इकराम का भी एहतराम ऐसे ही करें, तो हमारे इख्तलाफ बहुत आधे जो हैं वो कम हो सकते हैं। और हमें करना भी यही चाहिए, क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ कि हमारी औकात या हमारी ये लेवल, एजुकेशन लेवल इतना है कि हम उनको क्रिटिसाइज किसी तरीके से करें। अब लेट मी टॉक पॉलिटिक्स, एक क्योंकि कॉल आ गई, और मैं लूंगा आपकी एक कॉल और है, काफी मैंने, ज्यादा देर से उनका। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन अच्छा, साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद नवाज साहब, जी बोलिए, क्या बोलना चाहिए? और माशाल्लाह बहुत काबिल चीज भी है, भी है जी और आदाब और नाज़िम और नबी पर। तो मैं ये सवाल उसमें सवाल भी आ जाएगा मेरा, जो इसका जवाब देंगे मुझे हमारे राज साहब। जी मकबूजा जम्मू कश्मीर की हालत भारतीय साम्राज्य की बुज़दिल और पीर फौज ने जो बदनुमा बदबीयत का किरदार अदा कर रहा है, वो दुनिया में रोज़े की तरह आया है। जी चीन से शिकस्त खाने के बाद दोबारा कश्मीरियों को दूर छीन कर रहा है, लेकिन उम्मत मुसलमान खामोश बैठी समाचार देख रही है। इनमें जिहाद का जज्बा खत्म हो चुका है। आज ह्यूमन राइट्स की तमाम तस्लीमें गिरफ्त चली गई। इस्लामिक कौंसिल, यूनाइटेड नेशन और सारी अकामों की तमाम तस्लीमों को क्या कसूर क्या है? हालात और जहां के खुद साहब ठेकेदार सऊदी अरब खामोश समाज बना हुआ है। क्यों ऐसा? पाकिस्तान को किसी बैठक में नहीं देना चाहिए। मकबूजा जम्मू कश्मीर के कश्मीरी कभी भी चैन से नहीं बैठेंगे, जानता है क्या इनके वतन को आजाद नहीं करता। जो भी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नवाज साहब। एक कॉल और है, उसको भी ले लेते हैं। एक कॉल और वो जो है हो गई है। लॉर्ड साहब, इसी हवाले से जो नवाज भट्ट नकवी साहब ने साहब, कहा कि दोनों पहले वाला जो जवाब था, जो मौजूदा हुकूमत है, एक कॉलर, मुझे भी डिसअपॉइंटमेंट एक कॉलर और ले लूँ। एक कॉलर ले है, ले, वो मुसलसल फोन कर, उसको भी ले लेता हूँ। उसके बाद फिर आप तीनों सवालों के जवाब दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ ठीक से? है। जी जी बोलिए बोलिए। आपने अगर जो बात की है ना शिया सुन्नी होने की, तो बाद रसूल की एक हदीस है, क्योंकि इनका हवा का मसला अल्लाह का रसूल अल्लाह के हुक्म से बुझा तो एक लफ्ज़ भी नहीं बोलता। जी तो बाद रसूल फरमाते हैं कि अली अगर सारे तुझे चाहने वाले होते तो मैं दोजख का वजूद भी ना होता। तो हम दोजख से बचने के लिए अली बैठ में ही है, तो हमें दोजख से बचने के लिए क्यों नहीं आज बैठ की तरफ रजू करना पड़ेगा? क्यों ना करें? इसलिए कि अगर दोजख में जाना चाहता तो आपकी मर्जी, और जन्नत की तरफ जाते हो तो बैठ से जन्नत के वारिस हैं। तो मानता से तो कुछ विषय नहीं करता, अगर हटेगा तो दोजख का रास्ता उसके लिए खुदा है। तो बाद रसूल की हदीस पे भी अगर गौर किया जाए तो हमें बेटा परस्ती में आने की जरूरत ही नहीं है। थैंक यू नबी साहब। जी लॉर्ड साहब, अच्छा, ये दो तीन सवाल जो देखें, मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक जो है उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, और जो भी जो ऑथेंटिक हदीसें हैं उस पर हमें अमल करना चाहिए। और क्योंकि बहुत सारे लोग, इसमें शक वाली बात नहीं है, सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो या अहल बैत हसन हुसैन, सैयदना फातिमा ज़हरा हमारी माँ, यानी उनके ऊपर तो किसी को शक वाली बात नहीं। बहुत सारे लोग, आपको पता है कि वो रास्ते से सैयद बन चुके हैं। वो यानी अगर आप पाकिस्तान में अगर देख लें तो ये सारे सैयद नहीं है, हिंदुस्तान में भी। तो जिस तरह बहुत, यानी इसमें मैं जानना नहीं चाहता हूँ,
लेकिन अगर आप देखें तो कश्मीर के हवाले से जो जिस भाई ने ये सवाल किया है कि यूनाइटेड नेशंस और जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन वो बड़ी कमज़ोर हैं। अगर आप देखें तो इराक अफगानिस्तान की जंग में भी उनका रोल बहुत कमज़ोर हो गया था, और अब तो सेक्रेटरी जनरल जो है वो सिर्फ बयान, जिस तरह OIC टॉकिंग शॉप और उसका कोई मकसद नहीं है जो हमारे और उस तरह, यानी देखें एक तरफ एक सोच है कि हमें जंग लड़नी चाहिए, जिहाद करना चाहिए, वो शायद उस दौर से हम गुजर गए हैं जहां पे हम तलवार उठा के जंग लड़ने के लिए निकल। वो भी आपको मैं बताऊं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे तलवार उठा के नहीं चले जाते थे, वो वही नाज़िल होती थी, आपको तसल्ली अल्लाह सुब्हान तआला से दी जाती थी कि है नबी आप 313 हैं, वो 1000 से भी ज्यादा क्यों ना हो, हमारे फरिश्ते आपके साथ खड़े होके वो जंग लड़ेंगे। आपको पता है ना कुरान की आयत है। तो यानी जब तक आपको तसल्ली ना हो तो जंग, जी हाँ, जिस तरह अभी हालत जंग में है हमारे कश्मीर को, उनको अपना दिफा जरूर करना है, मतलब ये ऐसा नहीं कि उनको मतलब छोड़ के बैठे। बिल्कुल बिल्कुल सही है। पाकिस्तान की सियासी हालात जो हैं वो मैं समझता हूँ कि उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वो सर जोड़ के बैठना चाहिए कि किस तरीके से मुल्क की इकोनॉमी, मुल्क को बचाने के लिए मुल्क कमज़ोर हो रहा है। इमरान खान, देखें मैं नकवी साहब मैं सच बताता हूँ, अल्लाह का शुक्र है मेरा सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर लोग मुझे बदनाम करने के लिए कई किस्म की बातें करते हैं जी के लॉर्ड नज़ीर हर एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ होता है। मेरा किसी के साथ, मैं कार्ड होल्डर मेंबर नहीं हूँ, मैं सबको फैसिलिटेट करता रहा हूँ यहाँ पे, सबके साथ मैं मिल के काम करता रहा हूँ। लेकिन इमरान खान साहब के साथ भी मेरे पर्सनल तल्लक थे, बीबी के साथ भी पर्सनल तल्लक थे, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ भी थे। लेकिन जब वो अच्छा काम करते हैं उनकी तारीफ करता हूँ, जब मैं इख्तलाफ करता हूँ तो मैं खुल के बोलता हूँ कि ये मुझे इख्तलाफ है, मैं समझता हूँ कि इनको इस डायरेक्शन, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को मैं बहुत इख्तलाफ कर रहा हूँ आजकल उनके साथ कि उनको मुल्क को चलाने के लिए इस जिद पे नहीं रहना चाहिए कि जनाब मैं फलां को पकड़ के अंदर कर दूंगा, फलां को, इस तरह इन्वेस्टमेंट नहीं आती, क्योंकि इमरान खान साहब तो क्रिकेट टीम को मैनेज करते रहे, मुल्क को मैनेज करना ऐसे नहीं होता। हॉस्पिटल या कॉलेज चलाने से इकोनॉमी और आपकी इंस्टीट्यूशंस चलाना, और फिर ये जो सिविल सर्विस पाकिस्तान की है इनको तो ट्रेन ही ब्रिटिश ने किया था, और अब भी जो उनके कोर्सेज हैं वो ब्रिटिश कोर्सेज हैं। तो इसको समझने के लिए मैं 22 साल हो गए जनाब मैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, तो अब भी सीख रहा हूँ। तो वहाँ पे वो 22 साल इनको तो अपनी पार्टी सियासत में आए हुए हैं, और 2 साल में वो तो नहीं, और जो लोग आए हैं इनकी पार्टी में भी वो भी लोग जो हैं वो अपने पुराने तरीके पे ही चल रहे हैं। वो ऐसे ही है ना, वो वैसे जोड़ तो नहीं बनता कि जो वो एक शख्स थे जिनका बड़ा तजर्बा था कि वो कुएं से बंदे को निकाल लेते थे, और उन्होंने रस्सी जो है वो कुएं में फेंकी और कहा कि इसको खींचो तो बंदा निकल आता था, जाहिर है। फिर कोई बंदा दरख्त के ऊपर जो है वो फंस गया, तो उन्होंने कहा कि इसको रस्सी दो, और रस्सी दी तो फिर उन्होंने कहा इसको खींचो, तो रस्सी खींची और वो बंदा आके फर्श पे आके गिर गया और मर गया। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो कुएं से तो ऐसे ही लोगों को निकाला है, लेकिन अब ये मिसाल शायद थोड़ी सी गलत हो, लेकिन इसमें कुछ लेसन है। लॉर्ड साहब, जैसे कि अब कॉलर्स ने भी कहा और लोग यही तौर पे पाकिस्तान में परेशान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह के हालात हैं कि बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि खान साहब जब भी नोटिस लेते हैं किसी चीज का, उसका प्राइस बढ़ जाता है, वो मतलब मजीद उस पर, और आवाम जो है परेशानी का शिकार हो जाती है, आटे के ऊपर, चीनी के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, तो मुश्किलात का शिकार हैं लोग। तो आप किस तरह से देखते हैं, आप कोई एडवाइस उन्हें देना चाहेंगे? ये जो नोटिस वाली बात है वो नकवी साहब मुझे समझ नहीं आती। पाकिस्तान के सियासतदान सारे
ये हमेशा कहते रहे हैं, अगर आप खबरें पीछे चले जाएं तो इनकी अपने जरदारी साहब के बारे में भी कहते हैं कि उन्होंने नोटिस ले लिया। वो मियाँ साहब भी जब होते थे कि उन्होंने नोटिस ले लिया। ये पाकिस्तान की अजीब सी, समटाइम्स मैं समझता हूँ कि शायद उन्होंने कहा भी ना होगा, नोटिस लिया होगा कि उन्होंने मीटिंग बुलाई होगी और लोगों से पूछा होगा कि क्या हो रहा है, ऑर्डर किया होगा कि यह इसकी इंफॉर्मेशन मुझे दो, इन्वेस्टिगेट करो। तो फिर जब रिजल्ट, क्योंकि आपका एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, मैं समझता हूँ कि रिसेंट ईयर्स में मियाँ शहबाज शरीफ का जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव, चाहे इख्तलाफ हो सकता है सियासी तौर पे, एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना और उनसे काम लेना इनका काम था। ठीक है जी। तो जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में, तो अनफॉर्चुनेटली जो आज बुजदार हैं या इमरान खान हैं, वो जब नोटिस लेते हैं तो वो कहते हैं कि यार जाके लेके आओ। तो मैं आपको बताऊं, अमूमन मैं ये बात कहता हूं कि शायद अब हिदायत टीवी वाले बहन भाई भी इसको याद रखें कि वो जो अमीर लोग होते हैं ना, उनमें से कोई अमीर आदमी था, कहीं गया कि गांव में, तो नाश्ते का टाइम था, तो उन्होंने कहा जी कि साहब जो है वो पराठा पसंद फरमाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आटा तो नहीं है, सॉरी रोटी उनके लिए लाएं। तो उन्होंने कहा रोटी नहीं है तो पराठा ही ले आए। तो यानी इनको पता नहीं है ना कि वो भी आटे से ही बनती है। तो यानी बहुत सारी चीजें हैं जो तजर्बे से भी होती हैं। तो ये इनको कंट्रोल करना, इसको फिर परस्यू करना, वो बड़ा जरूरी है। डॉक्टर साहब एक सवाल, उसके बाद एक सवाल और है मेरे। उसमें एक सवाल ये कि जाहिर है आपकी जो आप तमाम जो हिंदुस्तान में तहरीकें चल रही हैं इस वक्त, उन तहरीक की जो तहरीकी रहनुमा अलहदगी पसंद तहरीकें जो हैं उन लोगों से वाकिफ हैं। तो आप क्या समझते हैं, लेकिन तब आप उनके साथ बैठे भी हैं, आपकी बातचीत भी उनके साथ हुई है, आप क्या समझते हैं आपको कितने हिस्सों में हिंदुस्तान बढ़ता दिखाई देता है? देखिए, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं। मैं समझता हूं कि ये सारा जो सक्सेस है, जो जीत है, वो अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जिस वक्त जिसको चाहे वो जीत उसको मिलेगी। आपने कोशिश करनी है, और अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो मैं समझता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको कामयाबी नसीब करेगा। तो इसमें सफरिंग है। लोग कहते हैं, मुझे नहीं सही पता, लेकिन लोग कहते हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो शहीद जो है, उनका एक कॉल था कि वी हैव एम्बार्क्ड ऑन 1000-year जर्नी एंड वी हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप। ठीक है ना जी। किसी फ्रीडम के लिए, किसी चीज के लिए भी वो, ये जो सबसे मुश्किल होता है, पहला स्टेप होता है। अगर आपने वो टेक कर लिया, ठीक है जी, तो चाहे जाए। ये सच बात है कि ईरान ने जो वारंट्स इश्यू किए हैं डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, तो ये कोई नामुमकिन चीज नहीं है। लेकिन वक्ती तौर पे तो जो लोग ईरान के खिलाफ है वो कहते होंगे ये बिल्कुल मजाकिया टाइप है, ये डोनाल्ड ट्रंप को कौन पकड़ेगा और कौन इंटरपोल और कौन क्या समझता है। लेकिन यू नेवर नो, हालात बदल गए, कोई यहाँ पे सीरियस बात हुई, कोई सुपर पावर और आ गई, कोई जिस तरह सोवियत यूनियन तो यानी चंद महीनों में क्रम्बल हो गया था ना। तो सोवियत यूनियन के बहुत सारे लोग जो हैं, जो वांटेड थे, वो उनको पकड़े गए। तो ऐसे ही कोई पता नहीं होता कि कोई तारीख जो है वो किस तरह कामयाब होगी। हमें सिर्फ यूनिटी चाहिए, यूनिटी ऑफ पर्पस। हमें सिर्फ जो है वो डायरेक्शन चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए। और जो लोग अनफॉर्चुनेटली जो सियासत करते हैं कश्मीर के ऊपर, उनको भी थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, ट्रेनिंग उनकी चाहिए। क्योंकि हमारे लोग जो हैं, क्योंकि नकवी साहब आप तो माशाल्लाह रिसर्च करके आते हैं और आपके नॉलेज भी है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो लीडर्स भी, जिन्होंने 10 साल 15 साल पहले जो तकरीर याद की थी वही रिपीट करते हैं, और वो समझते हैं कि नया ऑडियंस है तो शायद
उनकी जो तकरीर है वो किसी को याद नहीं होगी। मैं तो उनके साथ बैठ के मेरे कान पक गए ना कि मैं वो तकरीरें सुन सुन के, ठीक है ना। तो वो जब आप रिफॉर्म करेंगे, आप नॉलेज, यानी अगर आप आज के दौर में जिसका ट्विटर नहीं है, जो वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, जो गार्डियन, द इंडिपेंडेंट, जो अपने पाकिस्तान के जो न्यूज़पेपर्स हैं, हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर हैं, अगर उनको आप स्कैन थ्रू नहीं करते, जाहिर है हर एक अखबार तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो उनके हेडलाइन है, मेन हेडलाइन, उनको नहीं पढ़ते, तो देन यू विल बी सीरियसली इन ट्रबल। तो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे हमारे लोग हैं जिनको नहीं है ये नॉलेज। अच्छा, इसी हवाले से एक ट्वीट, क्योंकि ट्विटर की बात हुई, तो एक ट्वीट की है सिराजुल हक साहब ने, जमात इस्लामी के जो हेड हैं। उन्होंने कहा कि 9 महीने में एक भी जो है कश्मीर कमेटी की जो है मीटिंग नहीं हुई, और कश्मीर कमेटी के जो लोग हैं वो मुसलसल जो सरबराह हैं वो तब्दील हो रहे हैं, मतलब उस पर काम नहीं हो रहा। इसको किस तरह से देखते हैं? पाकिस्तान एक फरीक है मौजूदा कश्मीर के हवाले से, तो आप क्या देखते हैं कि इस पे काम क्यों नहीं हो रहा? और जो पहले भी काम हुआ वो इतना ज्यादा नहीं था, क्यों? आप तो हर चीज में हर गवर्नमेंट के साथ रहे हैं, आपने कश्मीर के हवाले से हमेशा आवाज उठाई। तो सिराजुल हक का जो शिकवा है, इस शिकवे को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सिराजुल हक साहब जो हैं उनका शिकवा बिल्कुल दुरुस्त है। ज्यादा चेयरमैन तो नहीं बदले, 2 ही चेयरमैन बदले हैं। मौलाना फजल रहमान साहब तो पिछली हुकूमत के जाने के बाद वो हटा दिए गए थे, और फिर जो क्या नाम है, फॉर्मर स्पीकर आबदा हुसैन साहिबा के हस्बैंड जो हैं वो चेयरमैन थे। वो बड़े ही नॉलेजेबल, बहुत नॉलेजेबल, बहुत रिस्पेक्टेबल आदमी हैं, और बड़े ताकल मजाज, और लेकिन वो वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर भी इतना ज़्यादा नहीं, बल्कि इंटरनेशनली तो वो बाहर निकले ही नहीं है। तो क्योंकि कश्मीर कमेटी का काम जो है वो वाशिंगटन डीसी में, वो लंदन, न्यूयॉर्क, ब्रसल्स, वो बड़े कैपिटल्स में जाके, बड़े थिंक टैंक्स हों या गवर्नमेंट्स हों या यूनिवर्सिटीज़ हों, वहाँ पे डिबेट करना बड़ा ज़रूरी है। ऐसे ही अपने लोगों को कॉन्फिडेंस में रखना, अपने लोगों के साथ मिल के जो है वो काम करना, ये भी बड़ा ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हुआ। अब भी जो चेयरमैन हैं वो कोविड-19 की वजह से अंदर छुपे हुए हैं, या उनके अपनी कैपेबिलिटी भी इतनी महदूद है, आई डोंट नो। लेकिन सिराजुल हक साहब का वैलिड पॉइंट है। मैं गवर्नमेंट की भी ये बात कहूँगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी वहाँ असेंबली में तो जब तकरीर करते हैं तो वो इतने, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी बीट कर जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी उन्होंने आके वो काम नहीं किया कश्मीर के ऊपर जो मैं एक्सपेक्ट करता था। उनके अंदर एबिलिटी है, लेकिन मैं ये खुल के बात कर रहा हूँ। नकवी साहब कुछ बातें ऐसी हैं जो नहीं करनी चाहिए, मैं कर लेता हूँ। वो ये है कि शायद उनको कुछ लोगों ने ये उम्मीद लगाई हुई है कि तुम प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हो, सेकंड ऑप्शन हो, अगर मुल्क से बाहर गए तो पीछे वैकेंसी अगर निकली तो तेरा जो चांस है वो निकल जाएगा, तो शायद इसलिए नहीं निकल रहे हैं। ये वेरी अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि कुर्सी का मसला है यहाँ पे। अच्छा, जो भी हमारे आज़ाद कश्मीर की असेंबली के जो लोग हैं वो भी इस बात पे नाला है कि उन्हें एक प्रोटोकॉल जो दुनिया के दूसरे मुल्कों में दिया नहीं जाता, तो उनकी बात को ज़ाहिर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बात में और उनकी बात में वो बात नहीं है। तो जो पैगाम मतलब जो आज़ाद कश्मीर असेंबली के लोग जो देना चाहते हैं वो दे नहीं पाए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट नहीं कर रही उनको सही तरीके से। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखें, वो आज़ाद कश्मीर का तो नाम ही ना ले, क्योंकि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत जो है, एक तो वाकया वो जो 1994 एक्ट है, उसमें कुछ पाबंदियां हैं। फॉरेन पॉलिसी उनके हाथ में नहीं है, सिक्योरिटी के मसले उस पर बात नहीं कर सकते। तो वो नेशनल, वो अपने इंटरनल जो काम है वो भी, मैं नकवी साहब ये उनका मैं क्रिटिक हूँ, क्योंकि सरदार अब्दुल कयूम खान साहब मरहूम ने वो फंड शुरू की थी जो जिहाद फंड थी। वो चलो जिहाद के लिए तो नहीं थी, लेकिन वो पॉलिटिकल काम के लिए भी अगर हो, वहाँ पे टैक्स लिए जाते हैं। आप मंगला जाएं तो वहाँ पे एक
टैक्स होता था। तो ये जो कश्मीर सेल है, मुझे उनकी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही, उनमें एबिलिटी नज़र नहीं आ रही। ऐसे ही अगर आप देखें तो सिर्फ अगर मैं आपको ये बताऊं कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत का जो बजट है वो 1,10 अरब रुपए है। यार अगर ये थोड़ा सा भी 1% भी, अगर वो अंग्रेजी की 2 अखबारें 2 वेबसाइट अगर शुरू कर दें जिसमें अप टू डेट सारी इंफॉर्मेशन हो, नौजवानों को दुनिया भर में वो दी जाए, वो मैं नहीं, अगर आप प्राइम मिनिस्टर साहब का ट्विटर अकाउंट भी देखें या प्रेसिडेंट साहब आजकल कुछ ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा उनके अपने फोटो के, अपनी मीटिंग्स जो करते हैं उसके ज्यादा होते हैं, वो पॉलिटिकल नहीं है। ठीक है ना जी, उनके पॉलिटिकल मैसेजेस वो नहीं हैं जिस तरह होने चाहिए, और वो यानी जो काम करना चाहिए बेस कैंप से जो होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो रहा, और इससे तहरीक को भी नुकसान पहुंच रहा है। हम सारे, मैं यहाँ पे नकवी साहब ये कहना चाहता हूँ, मैं भी इसमें कसूरवार हूँ। ठीक है ना जी, मैं उनके साथ गले लगता हूँ। अगर मैं सख्ती से बात करूंगा तो मेरे साथ सलाम नहीं करेंगे, मेरे साथ सलाम नहीं करेंगे तो जो मेरी कंस्टिट्यूएंसी के लोग हैं, जो आपके व्यूअर्स हैं, उनका अगर कोई काम मीरपुर में, कोटली में, भिंबर में या अगर मुजफ्फराबाद में होगा, मैं किसको फोन करूंगा, किससे ये काम करवाऊंगा? तो ये सारी जो हमारी कल्चरल चीजें हैं, अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह से जो कॉज है उसको भी नुकसान पहुंचता है। नजीर लॉर्ड साहब, आखिरी सवाल इसी हवाले से, क्योंकि अब टाइम बहुत तेजी से गुजर गया, कि एक ऐलान किया गया कि हर जुम्मे को हम आएंगे और मुग़ल कश्मीर के हक में जो है हम एहतजाज करेंगे, और वो सिलसिला शुरू हुआ और फिर एकदम से वो सिलसिला रुक गया। तो फिरदौस शमीम नकवी साहब का कल का इंटरव्यू था, उसमें वो कह रहे थे कि ये जो रुका था उसकी वजह फजलुर रहमान साहब, क्योंकि वो मिलियन मार्च लेके आ गए थे, इसकी वजह से ये रुक गया था। तो क्या आप समझते हैं कि रुकना तो नहीं चाहिए था? अगर मिलियन मार्च भी आता है तो आपने अपने शहरों में करना चाहिए था और उनके साथ खड़ा होना चाहिए था, और अभी तक जो है खड़े नहीं हो पा रहे। तो इससे कितना नुकसान आपको होता दिखाई दे रहा है अगर हम इसी तरह से रहे और हम ऐलान करें और ऐलान करने के बाद दोबारा से उसी बैकफुट चले जाएं, तो उससे नुकसान नहीं होगा बहुत ज्यादा? अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि डिफरेंट तरीके से आप कैंपेनिंग कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर वक्त ये डेमोन्स्ट्रेशन ही कामयाब होती है, फिर वो बोरिंग हो जाती हैं, फिर उसमें जो तादाद है वो कम हो जाती है। यू हैव टू लुक एट डिफरेंट वेज ऑफ कैंपेनिंग, और कैंपेनिंग के हर, यानी अगर इसी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो है ना, इसमें यही है कि आप स्ट्रेटजी यूनिट बनाएं, आप उसको स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन दें, और अगर आप ये करते रहेंगे, मसलसल इसको चेंज करते रहेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह भी आपको कामयाबी देगा और आपके कैंपेन भी चलेंगे। क्योंकि एक कैंपेन जो है वो वाकया अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब की वजह से अगर हुआ या किसी और की वजह से, तो वो उसकी डायरेक्शन भी बदल सकते। देखे ना, हम जो पहले आपके स्टूडियो में आके जनाब इंटरव्यू देते थे, अब कोविड आ गया, हम जनाब बैठ के टीवी पे कर रहे, इससे के मोबाइल फोन और कंप्यूटर पे कर रहे हैं। तो मैं ये वाकया आखिरी अल्फाज आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, हिदायत टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तकबीर टीवी के साथ अभी टाइम जो है वो उन्होंने लिया हुआ है, तो मैं अपना वादा पूरा करूंगा उनके साथ भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया लॉर्ड नजीर साहब आपका कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने और बेहतरीन गुफ्तगू आपके साथ इस हवाले से हुई। लॉर्ड नजीर साहब ने जो ज़ाहिर एक तकरीबन एक लंबा अर्सा हो गया जो कश्मीरी कॉज के लिए बड़ा काम बरतानिया में बल्कि पूरी दुनिया में कर रहे हैं, और हर फॉरम के ऊपर वो मुसलसल जो है इस पैगाम को आम कर रहे हैं कि हमें मतलब मुग़ल कश्मीर में जो बर्बरियत हो रही है उससे जो है निजात मिले, उन्हें आज़ादी मिले। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से बर्बरियत हो रही है और जहाँ जहाँ जिस पर भी मसाइल हैं, मतलब गवर्नमेंट और पाकिस्तान की कुछ मसाइल हैं, इंटरनेशनल मीडिया जो है बहुत सारी चीज़ें छुपा रहा होता है। तो हम समझते हैं कि इसको सामने लाना चाहिए और मजलूम की हिमायत के लिए हमेशा खड़ा रहना चाहिए। मैं लॉर्ड नजीर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इंतहाई मुस्तफिद के बावजूद उन्होंने टाइम दिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह